क्लास 6 बिहार बोर्ड विज्ञान की पाठ्य पुस्तक है जिज्ञासा। अध्याय 10 है सजीव विशेषताओं का अन्वेषण। आइए इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट हल करते हैं इस वीडियो में। हमें इसमें टोटल 9 सवाल हल करने हैं। पहला सवाल है पौधों और जंतुओं के जीवन चक्र में समानताओं और विभिन्नताओं को सूचीबद्ध कीजिए। यानी प्लांट में और एनिमल में जो जीवन चक्र होता है, कैसे बढ़ते हैं, कैसे जीवन यापन करते हैं, कौन कौन सी बातें दोनों में मैच करती है, क्या समानताएं हैं और क्या दोनों में अंतर है, वही हमें यहाँ पे लिखना है। बिल्कुल सरल है। देखिए हम इसका आंसर करेंगे। पौधों और जंतुओं के जीवन चक्र में समानताएं और विभिन्नता निम्नलिखित है। पहला हम देखेंगे समानता क्या है। दोनों जन्म लेते हैं, बिल्कुल सही बात है। दूसरा है दोनों प्रजनन करते हैं, उत्सर्जन करते हैं, श्वसन करते हैं। प्रजनन मतलब अपने जैसे संतान उत्पन्न करते हैं। ठीक है, प्लांट में भी देखे होंगे आप, बीज होता है, फल होता है। ठीक है, एनिमल में भी होता ही है। उत्सर्जन करते हैं, ठीक है, जैसे में कि शरीर में वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालना मूत्र द्वारा। ठीक, श्वसन भी करते हैं। और तीसरा है दोनों गति। देखिए इसमें वृद्धि, ठीक, और पोषण करते हैं, भोजन प्राप्त करते हैं। तो ये इनकी हो गई समानताएं। अब यहाँ पे हम देखेंगे अंतर क्या है। जंतु और पौधे, वृद्धि निश्चित समय तक होती है जंतुओं में, जबकि पौधे की बात की जाए वृद्धि अनिश्चित समय तक होती है, अंत समय तक होती है इनमें। ठीक है, इसमें समय सीमा नहीं होता। ये गतिशील होते हैं। ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान आ जा सकते हैं। ये स्थिर होते हैं, कहीं आते जाते नहीं हैं। ये भोजन के लिए आश्रित होते हैं, डिपेंड होते हैं जंतु, ठीक है, दूसरे पर, प्लांट पे या तो किसी दूसरे पर। ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, स्वपोषी होते हैं। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा। बात समझ में आ गई। तो ये दोनों में समानताएं और विभिन्नता हो गई। इसका आंसर हमारा हो गया। चलिए देखते हैं इसका दूसरा सवाल। देखिए दूसरा सवाल क्या है। नीचे तालिका में यहाँ पे डाटा यानी विवरण दिया गया है, हमें इसको पूरा करना है। ठीक, यहाँ पे क्रमांक है, क्रम संख्या। क्या इसकी वृद्धि होती है? देखिए नहीं नहीं, हाँ हाँ। क्या ये श्वसन लेते हैं? तो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल उपयुक्त जो लगे यहाँ पे करना है। देखिए इसके आधार पे हम क्या भरें। क्या इसमें वृद्धि होती है? नहीं। क्या श्वसन लेता है? क्या ये सांस लेता है? ठीक, दोनों में नहीं है। तो एग्जाम्पल में हम क्या रखेंगे? निर्जीव पदार्थ, कुर्सी, मेज, डेस्क। ठीक है, ये क्या है? निर्जीव पदार्थ है, इसमें वृद्धि नहीं होता, सांस भी नहीं लेता। इसमें टिप्पणी हम करेंगे निर्जीव वस्तुएं वृद्धि एवं शोषण नहीं करती। ये पूरा हुआ। दूसरा क्रमांक है, इसमें वृद्धि होती है? नहीं। क्या श्वास लेता है? हाँ। वायरस बैक्टीरिया में वृद्धि नहीं होती, लेकिन ये सांस लेते हैं, इनमें श्वसन तंत्र होता है। तीसरे में इसमें वृद्धि होती है? हाँ। श्वास लेता है? नहीं। तो हिमखंड, ठीक है, हिमखंड मतलब ग्लेशियर हो गए, बर्फ़ का पहाड़ और पहाड़ हो गया। वे पदार्थ संचयन से, ठीक है, मिट्टी इकट्ठा होने से, बर्फ़ पे बर्फ़ जमने से ये बढ़ते तो हैं, लेकिन इसमें श्वसन तो नहीं होता। ये हमारा हो गया। देखिए इसमें वृद्धि भी होती है और श्वसन भी होता है। तो प्लांट आ गए, जंतु भी आ गया, ठीक है, मनुष्य भी आ जाएगा। तो जीवों की ये विशेषताएं होती हैं, यहाँ पे हम टिप्पणी लिख लेंगे। तो इस तरीके से हमारा ये प्रश्न क्रमांक दूसरा काफ़ी अच्छे से पूरा हुआ। आगे बढ़ते हुए तीसरा सवाल, आपने सीखा है कि बीजों के अंकुरण के लिए भिन्न भिन्न परिस्थितियों की आवश्यकता होती है। ठीक है, नमी चाहिए, जल चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए। अनाजों और दालों के उपयुक्त भंडारण, उपयुक्त भंडारण मतलब गोदाम में जब रखा जाए बोरियों में भर के, तो हम इस ज्ञान का उपयोग किस प्रकार कर सकते हैं। ठीक है, ये बातें हम ध्यान रखेंगे। नमी, सूर्य का प्रकाश, ठीक है, जो अनुकूल है अंकुरण होने में, उसको हम नहीं करने देंगे, नहीं तो वो ख़राब हो जाएंगे। देखिए इसका आंसर हम काफ़ी अच्छे से ऐसे करेंगे, क्योंकि यहाँ हमें पहले से ज्ञान मालूम है कि अंकुरण के लिए क्या आवश्यक, ठीक है, अनुकूलता उन्हें चाहिए। तो लिखेंगे बीजों के अनुकूलन के लिए आवश्यक नमी, गर्मी और वायु जैसे परिस्थितियों को नियंत्रित करके हम अनाजों और दालों को अंकुरित होने से बचा सकते हैं। भंडारण के दौरान नमी को कम रखने, तापमान को नियंत्रित करने और वायु प्रवाह को सीमित करने से अनाज और दालें को सुरक्षित रख सकती है। ठीक है, तो ये आपका उत्तर हो गया। चलिए देखते हैं चौथा सवाल। आपने सीखा है कि टेडपोल की एक पूंछ होती है। ठीक है,
देखा भी है। लेकिन जब वो वृद्धि के बाद मेढक बनता है तो पूंछ लुप्त हो जाती है। टेडपोल अवस्था में पूंछ होने से क्या लाभ मिलता है? तो ये क्या लाभ मिलता है? तो देखिए यहाँ पे देखिए मेढक का जीवन चक्र, ठीक। यहाँ पे सबसे पहले देखिए अंडा, फिर यहाँ पे थोड़ा सा वृद्धि हुआ, टेडपोल हुआ, पूंछ बना, फिर ये पूंछ देखिए थोड़ा सा बड़ा हुआ, फिर आखिरी में पूंछ खत्म हो गया। ये पूंछ का होना से क्या लाभ है वो बताना है। देखिए इसका उत्तर लिखेंगे, टेडपोल अवस्था में पूंछ उसे तैरने में, ठीक है, सहायता करती है। यह जल में तेजी से गति करने और भोजन प्राप्त करने में भी सहायता करती है, इसीलिए पूंछ होते हैं। इसके बाद अगला देखिए 5 नंबर सवाल। यहाँ पे दो व्यक्ति हैं, पहला है चरण, ठीक। चरण का कहना है कि लकड़ी का लट्ठा निर्जीव है। बिल्कुल सही बात है, वो निर्जीव तो है ही, क्योंकि उसमें गति नहीं होती। उसमें इसके विपरीत जो चारू का स्टेटमेंट है, चारू क्या कहती है कि इसे सजीव मानती है चारू, ठीक, क्योंकि ये वृक्ष से प्राप्त होते हैं। चरण और चारू के कथन के पक्ष या विपक्ष में अपने तर्क हमें देना है। देखिए हम इसका स्टेटमेंट इन दोनों के आधार पे हम कैसे लिखेंगे। चरण का तर्क क्या है? लकड़ी का लट्ठा निर्जीव है, ठीक। जो चरण का कथन सही है, क्योंकि इसमें जीवन की कोई प्रक्रिया नहीं होती, इसमें जीवन तो होता ही नहीं, ठीक है, लकड़ी के डंडे में, जब जैसे श्वसन, पोषण, उत्सर्जन, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है चरण का। जबकि चारू का तर्क देखिए, चारू का तर्क में लट्ठा सजीव मानना गलत है। हालांकि यह कथन जो चारू है का सही है कि सजीव से वृक्ष से प्राप्त होता है ये लट्ठा, ये तो सही है इसका स्टेटमेंट। लेकिन जब वृक्ष से अलग है, अलग हो जाता है, तो सजीव की कोई प्रक्रिया उसमें नहीं बचती, ठीक है। श्वसन, उत्सर्जन, पोषण, अतः क्या है? निर्जीव है। तो इन दोनों के स्टेटमेंट पे हमने तर्क दे दिया। नंबर सवाल देखिए, मच्छर और मेढक के जीवन चक्र में क्या समानताएं हैं और क्या विभेदकारी विशेषताएं होती हैं? तो यहाँ पे हम लिखेंगे, देखिए मच्छर और मेढक के जीवन चक्र के मुख्य समानता ये है कि दोनों जलीय लार्वा अवस्था में होती है। अंडे होते हैं, लार्वा होती है, ठीक है, और ये काया पलट से गुजरते हैं। 4 चरणों में इनकी काया पलट होती है और आखिर में बन जाते हैं मच्छर या मेढक। लेकिन देखिए एक अंतर क्या है, लेकिन मच्छर के जीवन चक्र में प्यूपा, ठीक है, अवस्था होती है, जबकि मेढक में नहीं होती। इसका आंसर हो गया। इसके बाद 7 नंबर, एक पौधे को उसकी वृद्धि की उपयुक्त सभी स्थितियों उपलब्ध कराई गई है, ठीक है, स्थितियाँ उपलब्ध कराई गई है चित्र 10.9 में यहाँ पे, ठीक। 1 सप्ताह पश्चात आप इस पौधे के परो, ये ऊपर वाला जो भाग है परो हो गया, ठीक, शीर्ष और जड़ में क्या देखने की अपेक्षा करते हैं, ऊपर वाला और नीचे वाला। 1 हफ्ते बाद चित्र बनाइए और कारण भी हमें लिखना है। देखिए सबसे पहले आपको ये चित्र बना लेना है। यहाँ पे देख पा रहे हैं 1 हफ्ते पहले ये जड़ की जो शाखाएं हैं, ठीक है, रोम है, ये उतनी नहीं बढ़ी। 1 हफ्ते बाद ये बढ़ जाएंगी और ये जो प्रो है, शीर्ष है, इसमें नई पत्तियां आएंगी, ये भी बढ़ जाएगा, ठीक है। कारण भी हमें बताना है। तो इस तरीके से हम इसका आंसर करेंगे। देखिए 1 हफ्ते बाद की स्थिति है, ठीक। देखिए बहुत सारे रोम निकल के आ गए हैं और ये लंबाई बढ़ गई, इसकी चौड़ाई भी बढ़ गई और ये नई शाख क्या है, ये बढ़ गया, इसका शीर्ष भी बढ़ गया, प्रो इसका। लिखेंगे 1 सप्ताह बाद उपयुक्त परिस्थितियों में पौधे का प्रो प्रकाश की ओर ऊपर बढ़ेगा, नई पत्तियां आएंगी, ठीक, जैसा कि देख पा रहे हैं आप। जबकि जड़ मिट्टी में गहराई और चौड़ाई में बढ़ेगी तथा अधिक मूल रोम यहाँ पे विकसित होंगे, जिससे कि पौधा स्थिर होगा। और एक बात आपको कारण में ये लिख लेना है, देखिए यहाँ पे कारण भी बताना है। कारण लिखना है कि सूर्य के प्रकाश की ओर पौधे का प्रो ये आगे की तरफ बढ़ता है, प्रकाश की ओर गति करता है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। 8 नंबर सवाल देखिए, तारा और विजय 2 व्यक्ति हैं ने प्रयोग का एक सेटअप तैयार किया, चित्र 10.10 में दिखाया गया है। यहाँ पे आप सोचते हैं कि ये क्या पता करना चाहते हैं, ठीक है, उन्हें ये कैसे पता चलेगा और वे सही हैं। देखिए दोनों व्यक्ति ये देखना चाहते हैं कि पौधे की वृद्धि किस दिशा में हो रही है, देखिए पलट के, ठीक है, और फाइनली पौधे की वृद्धि प्रकाश की दिशा में हो रही है। इसका आंसर मैं लगा देता हूँ, वहीं से आपको कर लेने हैं। 9 नंबर, बीज अंकुरण पर तापमान के प्रभाव की जांच के लिए भी एक प्रयोग योजना हमें लिखनी है, तो इसका मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, दोनों का आंसर कर लेना है।
तो इस तरीके से सेशन हमारा कंप्लीट हुआ। धन्यवाद।